Hello everyone. I, Professor Rahul Chauhan, welcomes you all in our YouTube channel Accounts का महाशय। तो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि आपने पार्ट 2 का जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें ओवरऑल कौन सी एनपीओ में इनकम और एक्सपेंस होती है, उसकी टर्म्स और इसकी ट्रीटमेंट आपने समझ ली होगी। ओके, अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी में जो आपको दिखाई दे रहा है हेडर पे, उसमें आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके सर, चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ स्पेशल आइटम के बारे में, और उसमें भी जो फेमस आइटम है वो है सब्सक्रिप्शन। बेटा हर समय आपको इसका एक एडजस्टमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और कई बार बोर्ड हमें इसके 2 या 3 मार्क के कोई स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें पूछ सकता है। तो सिंपली हमें इसे कैसे करना है वो आज बहुत ही कम्प्लीटली अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम इसका थियोरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं। जैसे बेटा ये वीडियो हमारा कंप्लीट होगा, ये वीडियो है हमारा पार्ट 2 का सेकेंड वीडियो। जैसे पार्ट 2 का सेकेंड वीडियो बेटा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पार्ट 2 के थर्ड वीडियो मत देखना। पार्ट 2 का फर्स्ट सेकेंड वीडियो देखने के बाद आपको पार्ट 3 का फर्स्ट वीडियो देखना है, क्योंकि पार्ट 3 का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं ये सब्सक्रिप्शन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 2 का सेकेंड वीडियो जो है वो है सब्सक्रिप्शन की थियरी। उसके बाद आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेने हैं जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार दिखाए जाते हैं, बराबर देखे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन हमें करना है जो आपको पार्ट 3 के फर्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जिसका क्वेश्चन आपके पास ये मटेरियल में होगा ही। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात है सब्सक्रिप्शन। बेसिकली सब्सक्रिप्शन यानी जब तक कोई जैसे भी कोई एनपीओ में हमें मेंबरशिप अपनी कंटिन्यू रखनी हो तो हम रेगुलरली पेमेंट उसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने घर में न्यूज़पेपर चाहता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर का हर साल सब्सक्रिप्शन पे करूँगा। जब मैं न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन नहीं पे करता तो उस साल मुझे न्यूज़पेपर आता नहीं है। तो जस्ट सब्सक्रिप्शन मतलब कि मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को। चलो तो देखो, इट इज अ मेंबरशिप फी पेड बाय मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस। जनरली जब सब्सक्रिप्शन हम सोचे तो बेसिकली वो एनुअल फीस होती है, इट इज पेड बाय मेंबर्स। चलो, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ, इसलिए वो रेवेन्यू इनकम होती है। चलो, ये जो चार चीजें हैं थियोरेटिकली, वो आपको मैं बाजू में एग्जांपल में देखा होगा, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो बेसिकली अगर वो पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन, खाली सब्सक्रिप्शन लिखा हो तो हम इसको पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन ही कहेंगे। इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, सो देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर वो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होगा फ्रेंड्स, तो वो इनकम कैपिटल रिसीट होगी, और वो हम कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो अभी सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमें ध्यान से समझना है। उसके लिए मैंने आपको मटेरियल में एक तो एक स्टेटमेंट फॉर्म, एक टेबल फॉर्म बना के दिया है जिसमें पूरा स्टेटमेंट है प्लस माइनस से, और दूसरा आपको दूसरे पेज में आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर दोनों आप एक समझ लेंगे कंसेप्चुअली, दूसरा आपको इजीली आ जाएगा। सर हम क्यों दोनों, हम दोनों में से एक कर, दोनों ही करना होगा एग्जाम में? नहीं बेटा, आप कोई भी एक मॉडल एक्सेप्ट फॉर आप एग्जाम में लिखेंगे, हाँ। पर कई बार जो 2-3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दोनों चीज समझ लिए। दोनों चीज याद करने के लिए बहुत ईजी है। पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट और सिचुएशन समझते हैं, बराबर। मैं अभी आपको प्लस माइनस की सिचुएशन समझा रहा हूँ, मतलब कि ये टेबल समझा रहा हूँ। वो टेबल समझने के लिए मैं बाजू में आपको एग्जाम्पल में लेके जा रहा हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा सब्सक्रिप्शन क्या है, तो कि सर ये एक इनकम है, और इनकम के लिए सबसे पहले हम कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, अक्रूवल सिस्टम। सो एज पर अक्रूवल सिस्टम इनकम हमें कितनी रिकॉर्ड करनी है, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव इन करंट ईयर, राइट टू रिसीव इन करंट ईयर। जो हमें इस साल में हमारा राइट है लेने का, वही हमारी इनकम ट्रीट की जाएगी।
बराबर। हम अक्रूवल सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में हमें कितनी इनकम क्रेडिट करनी होगी, जो हमारी राइट टू रिसीव है फॉर करंट ईयर। इस साल की जो भी राइट टू रिसीव है वो हम लिखेंगे, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, इट इज इमटेरियल फॉर अस। समझ गए बेटा? तो राइट टू रिसीव रिकॉर्ड करना है। उसके लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल पे जा रहा हूँ, जिससे आपको सब टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। चलो, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ आरसी। चलो, हमारा एक घर है दूसरा, जो मैंने रेंट पर दिया है, उसमें से मुझे रेंट इनकम मिल रही है, तो मेरे लिए इनकम होगी। यस सर। जिसका पर मंथ रेंट है 1000, इस घर से जो मुझे टेनेंट रेंट दे रहे हैं वो है 1000 पर मंथ। अभी समझ लो 4 सिचुएशन है, मतलब कि सिचुएशन 2 है, उसमें भी 2, मतलब कि टोटल 4 सिचुएशन है। सबसे मैं पहले सिखा रहा हूँ आपको आउटस्टैंडिंग रेंट। चलो, रेंट पहले तो मेरे लिए इनकम है। समझ लो फ्रेंड्स, रेंट मेरे लिए क्या है बेटा? इनकम है। और कोई इनकम मुझे मिली ना हो, मतलब कि मेरा राइट टू रिसीव है पर मुझे मिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पूरा साल पढ़ा रहा हूँ, और पूरे साल की अगर आपने मुझे फीस नहीं दी है तो मेरे राइट टू रिसीव है, ये मेरी इनकम है, मुझे आपके पास से रिसीवेबल होगा। इसलिए एक्चुअल में ये मेरी क्या है? असेट या लायबिलिटी? तो कि सर ये मेरे लिए क्या है? असेट है। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा जो राइट टू रिसीव वो भी रिसीवेबल अभी तक रिसीव हुआ नहीं है, विच विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ठीक है बच्चा? चलो, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो बेसिकली इनकम है। अभी मैंने इसका 2 पार्ट किया है, एक तो क्लोजिंग और एक ओपनिंग। चलो सर ये क्या है? चलो इसके लिए मुझे नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है, ध्यान से समझते हैं। समझ लो बेटा, मेरा करंट ईयर है 2018। क्या है मेरा करंट ईयर? 2018। चलो, मैंने अभी जरा ये समझना कि मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। मैं कोई फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो, तो मैंने 1 जनवरी को घर अपना रेंट पे दिया, और पूरा साल जो टेनेंट है वहां पे रह रहा है। तो एक्चुअल में वो अगर पूरा साल रह रहा है उधर फ्रेंड्स, तो उसको मुझे उस टेनेंट को मुझे कितना दे रेंट देना चाहिए? तो कि सर 12 महीने का। पर उसने मुझे सिर्फ 11 महीने का ही रेंट दिया है, बराबर। तो उसने मुझे दिया है सिर्फ 11 महीने का, सो रिसीट फॉर 11th मंथ, मतलब 11,000। पर एज पर अप्रूवल कंसेप्ट, मैं अपने पीएनएल अकाउंट में इनकम कितनी क्रेडिट करूंगा? तो कि 12,000 सर, क्योंकि राइट टू रिसीव तो 12,000 ही है। सॉरी। तो राइट टू रिसीव तो 12,000 ही है फ्रेंड्स, पर मुझे एक्चुअल में रिसीव कितने हुए हैं? 11,000। तो जो 1,000 मुझे अभी नहीं मिली है, उससे मैं क्या कहूँगा? वन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम। चलो, ये 2018 के एंड में मैंने कैलकुलेट किया कि यार मुझे तो 12 महीने की इनकम मिलनी चाहिए, 31 दिसंबर तक मुझे 12,000 मिलने चाहिए, पर मिले तो मुझे 11,000 ही है। तो मैं जो 1,000 होगा फ्रेंड्स, उससे मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी सिंपली सोचो फ्रेंड्स, ये जो 2018 में जो मुझे 1,000 नहीं मिले हैं, वो कौन से साल की मेरी इनकम है? 2018 की, या फिर कुछ नेक्स्ट ईयर की? तो कि नहीं सर, ये करंट ईयर की इनकम है, इनकम ऑफ करंट ईयर, मींस कि इट इज इनकम ऑफ 2018। मैंने अपने टेनेंट से कहा बेटा क्यों नहीं दिया? तो उसने कहा सर मैं अगले साल दे दूंगा 2019 में। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो 1,000 है बेटा, जो इनकम है करंट ईयर का, इनकम है 2018 का, पर वो मुझे रिसीव कब होगी? नेक्स्ट ईयर में, राइट, 2019 में। तो जब कभी भी आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अभी इसके इसके रेंट की जगह पे हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे, तो कि क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें जो भी रिसीव दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्या किया है? प्लस किया है। रिसीव में प्लस करेंगे, और बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? इनकम है, क्योंकि वो सॉरी
आउटस्टैंडिंग रेंट असेट है क्योंकि वो रिसीवेबल है, क्योंकि अभी तक रिसीव हुए नहीं है। चलो अभी सिंपल सोचो, अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर में। चलो प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में चलो मैं चला गया 2019 में। अभी सोचो जो मैंने, जो 1000, आप देख पा रहे हो इधर, जो 1000 2018 का क्लोजिंग असेट था, ये बेसिकली असेट है, वन आउटस्टैंडिंग रेंट, वो मेरे लिए असेट है। तो जो नेक्स्ट ईयर में जाएगी वो असेट ही होगी बेटा, बराबर। वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा बेटा, ओपनिंग बन जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि आप 2019 में मर्द थे और 2020 में अचानक औरत हो गई, ऐसा तो नहीं बन सकता। सिंपल है फ्रेंड्स, अगर 2018 में वो असेट है तो 2019 में भी वो क्या होगी, असेट ही होगी। इसलिए उसकी एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ ही जाएगी बेटा। पर यहाँ भी आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ भी उसे आउटस्टैंडिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस था 2018 में, तो 2019 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ओके चलो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कि मैंने कहा चलो भाई 2019 खत्म होने को आया है भाई, चलो मेरे टेनेंट भाई बेटा लाल मुझे रेंट दे दो। तो उसने मुझे 13 महीने का रेंट दिया। मैं सोचने लगा यार एक साल में तो 12 महीने होते, उसने मुझे क्यों 13 महीने का रेंट दिया। सिंपल है सर, क्योंकि 13 महीने में से 2019 के जो 12 महीने थे उसने मुझे 12,000 उसका रेंट दिया, और 2018 का जो आउटस्टैंडिंग था वो उसने भी वो उसने उसने क्या किया, मुझे करंट ईयर 2019 में दे दिया। तो सिंपली सोचो इसका इंटरप्रिटेशन, ये जो 2018 का जो 1000 मुझे करंट ईयर में मतलब कि 2019 में मिला, तो वो 2019 में मैं अभी खड़ा हूँ, तो वो इनकम ऑफ कौन सा ईयर होगा, प्रीवियस ईयर। ये 1000 जो है, ये जो 1000 है वो इनकम ऑफ कौन सा ईयर का है, 2018 का। पर वो मुझे रिसीव कौन से ईयर में हुई है, करंट ईयर में, 2019 में। अभी यहाँ मैं देखूं क्लोजिंग में तो इनकम कौन से ईयर की थी, 2018 की, पर जो मुझे रिसीव कौन से ईयर में हुई, 2019 में। तो 2019 में मुझे रिसीव हुई, अभी मैं 2019 में खड़ा हूँ, पर इनकम कौन से ईयर की है, प्रीवियस ईयर की। तो सर, तो मुझे क्या पीएनएल में 13,000 क्रेडिट करने होंगे, नहीं बेटा। पीएनएल में 2019 का अगर मैं पीएनएल बना रहा हूँ बेटा, अगर मैं 2019 का पीएनएल बना रहा हूँ, तो मैंने 13,000 रिसीव दिखाए होंगे, उसमें से मैं -1000 करूंगा जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर है, सिर्फ मुझे करंट ईयर में से मिला है। तो 13,000 में से 1,000 तो प्रीवियस ईयर का जो मैंने निकाल दिया, तो जो 12,000 बचे बेटा वो इनकम ऑफ करंट ईयर है। यस और नो फ्रेंड्स, सिंपली क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं बेटा, और हम सिर्फ करंट ईयर का अकाउंटिंग ही कर रहे हैं बेटा। तो प्रीवियस ईयर की कोई आइटम या फिर नेक्स्ट ईयर की कोई भी आइटम जो अगर आ जाती है हमारे में, क्योंकि रिसीव्ड में तो देखो बेटा, रिसीव में तो हम गांधी बाबू को तो नहीं बोल सकते कि भाई आ जाओ, आ गए। तो कैश अकाउंट में तो 13,000 ही आएंगे, पर 1,000 जो प्रीवियस ईयर का है वो उसे हम निकाल देंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में 12,000 ही लिखेंगे। यस और नो फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप सबको। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज बेटा मुझे क्वेरी पोस्ट कर देना। आपके पास मेरा इंस्टा आईडी है ही, बराबर है, उसमें आप मुझे क्वेरी पोस्ट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलो, तो सिंपली इसको कंक्लूड करते हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग यानी इनकम ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। तो वो हम रिसीव्ड में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में असेट साइड। सर कौन सी बैलेंस शीट, देखो बेटा देखो कि जो बैलेंस शीट होगी, हमें यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट दो चीज याद रखनी है। तो क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम उसे असेट साइड लिखेंगे, और इधर ओपनिंग बैलेंस शीट है इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस है इसकी, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे। वैसे ही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो हम रिसीव्ड में से माइनस करेंगे क्योंकि हम तो सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही चाहिए। चलो बेटा, ये क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इजीली सब्सक्रिप्शन कर पाएंगे। वैसे जैसे आउटस्टैंडिंग है ऐसा ही बेटा क्या हो सकता है, प्री रिसीव्ड रेंट, कभी हमको एडवांस में रेंट मिल चुका होता है,
चलो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्लोजिंग की बात करूंगा। तो मैं अभी 2018 में हूँ, समझो मेरा करंट ईयर 2018 है। जैसे ही साल खत्म हुआ तो मेरे टेनेंट ने मुझे दिए 15,000। तो बोला 15,000 क्या है भाई, मेरा राइट टू रिसीव तो अगर एक एक 1,000 पर मंथ है तो 12 मंथ्स के आपको 12,000 ही देने चाहिए थे। तो सर रखो ना, मैं फिर फ्यूचर में एडजस्ट कर लूंगा। मैं तो ठीक है। तो अगर मैं अपना पीएनएल अकाउंट में रेंट इनकम कितने रिकॉग्नाइज करूंगा, 15,000 या 12,000? तो फिर सर 12,000, क्योंकि राइट टू रिसीव तो 12,000 ही है एक्चुअल में, राइट सर। तो जो सर 3,000 है वो उससे हम कहेंगे एडवांस रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट। पर सोचो, क्या वो करंट ईयर की इनकम है? नहीं सर, उस वो तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। इट इज इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। वो 2018 की इनकम थोड़ी है, वो तो इनकम है 2019 की, जिसने उसने मुझे सिर्फ 2018 में दे दी है। उसके पास पैसे हो गए इसलिए। तो इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, पर उस वो मैं रिसीव कौन से ईयर में हो चुकी है, करंट ईयर में, यानी कि 2018। तो मैं तो अक्रूवल बेसिस और सिर्फ मैं 2018 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो जो 15,000 में जो 3,000 नेक्स्ट ईयर की इनकम आ चुके, वो मैं क्या करूंगा बेटा, माइनस करूंगा। सो दो मैंने 15,000 में से 3,000 माइनस किए, तो 12,000 मेरा राइट टू रिसीव है जो मुझे मिल चुका है। तो सर सिंपली मैं इसे रिसीव में से माइनस करूंगा। यस। और मैं बेटा उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे उसके 3 महीने का, नेक्स्ट 3 महीने का मुझे एडवांस में दे दिया है, और वो भी उस घर को ऑक्यूपाई कर पाएगा। ठीक है। चलो, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम उसे लिखेंगे लायबिलिटी साइड, क्योंकि एडवांस में कोई इनकम हमें मिल चुकी होती है बेटा, तो हमारे लिए लायबिलिटी की जाएगी, ट्रीट की जाएगी। ओके ठीक है बेटा। चलो, अभी मैं बात कर रहा हूँ जो इस ईयर का, करंट ईयर का क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा बेटा हमारा, ओपनिंग। करंट ईयर में क्लोजिंग लायबिलिटी, तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग लायबिलिटी हो जाएगी, इसलिए वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखी जाएगी। चलो, अभी 2019 मेरा करंट ईयर है, समझ लो। 2018 मेरा पास्ट ईयर है, 2019 मेरा करंट ईयर है। चलो, तो 2019 पूरा खत्म हुआ और उसने मुझे सिर्फ 9 मंथ का रेंट दिया, 9,000, और मैं दुखी हो गया। फिर उसने कहा सर क्यों दुखी हो रहे हो? मैंने प्रीवियस ईयर, सर तो मैंने कहा कि भाई तूने तो मुझे 9,000 ही दिए, एक्चुअल में मेरा राइट टू रिसीव तो 12,000 था, तुमने क्यों मुझे 9,000 दिए? अरे सर जी, मैंने 3,000 तो आपको प्रीवियस ईयर में दिए थे 2018 में, भूल गए अब? तो कि यस सर। फिर मैंने याद किया, या सर मुझे याद आ गया। इट इज जो 3,000 वो एक्चुअल में मुझे दे नहीं रहा इस साल में, बराबर है, वो उसने मुझे दे दिया था प्रीवियस ईयर में, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, यानी 2018 में दे दिया था। पर वो मेरी किस ईयर की इनकम थी, करंट ईयर, यानी कि 2019 की इनकम थी, जो उसने मुझे प्रीवियस ईयर में दी थी। समझ लेना बेटा, मैंने प्रीवियस ईयर में से निकाल के सिंपली करंट ईयर में मैंने ऐड कर दिए। यस और नो? तो देखो, एडवांस रेंट जो ओपनिंग होगा वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ रिसीव्ड में हम क्या करेंगे बेटा, प्लस। क्यों प्लस किए? क्योंकि सर राइट टू रिसीव 12,000 है, 9,000 रिसीव है, 3,000 आउटस्टैंडिंग है, 3,000 हमको प्रीवियस ईयर में मिल चुके थे। यस और नो? इसलिए वो 3,000 इस साल की इनकम है, सिर्फ रिसीव प्रीवियस ईयर में हुए हैं। राइट, सिंपली यही देखना कि राइट टू रिसीव कौन से ईयर का होता है, उस ईयर में चले जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में वो मिले हो या ना मिले हो, सिंपली ये थीम याद रखे। हमने ये सिंपल चीज पढ़ाई आपको। इनको इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको सिंपली ये टाइमलाइन याद रखना है बेटा। ये टाइमलाइन क्या कहती है बेटा, देखो कि आप तो करंट ईयर में खड़े हो, तो करंट ईयर में जो रुपीस रिसीव हुए होंगे तो करंट ईयर के तो होने चाहिए, प्लस उसमें प्लस क्या होगा, एक तो होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, प्लस होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि इनकम ऑफ करंट ईयर, बट इट विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। वो मुझे इस साल में नहीं मिले हैं, पर नेक्स्ट
ईयर में तो मिलेंगे, तो इनकम तो करंट ईयर का है। और ओपनिंग एडवांस प्लस होगा, ओपनिंग एडवांस यानी कि वो इनकम तो करंट ईयर का था पर मुझे प्रीवियस ईयर में मिल चुका है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप अभी 12th में हो, मान लो कि आप मेरे साथ 11th से जुड़े हुए हैं, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि आप 12th में हो और 12th की फीस आपने मुझे दी नहीं है, तो वो क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। बराबर है। तो आप सर कभी दोगे? तो क्या सर नेक्स्ट ईयर जब मैं आपके यहाँ सीए फाउंडेशन करूंगा तो उसमें मैं दे दूंगा। तो 12th की इनकम आप मुझे फाउंडेशन में दे रहे हो, यस और नो? चलो। और ओपनिंग एडवांस यानी क्या कि सर आप जब 11th में ही था तभी आप मुझे 12th की फीस दे चुके थे, तो मेरे ओपनिंग एडवांस हो गई कि 12th की फीस आपने मुझे 11th में दे दी। सिंपल है। तो ये दो चीज करंट ईयर में हमें प्लस करनी है और दो चीज हमें माइनस करनी है। और वो दो चीज कौन सी है? देख लो इधर बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करनी है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी क्या मित्रों? तो कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, इसलिए क्योंकि इनकम किस ईयर की है और राइट टू रिसीव कौन सा ईयर का था? प्रीवियस ईयर का। पर सिर्फ मुझे रिसीव इस ईयर में हुए, करंट ईयर में। बराबर है बेटा, वो हम माइनस करेंगे। यानी कि आपकी मैं अभी आप सब 12th में हो, 11th की फीस आपकी आउटस्टैंडिंग थी, आप जब 12th में आए तभी आपने मुझे 11th की फीस पे की। तो जब 12th में आए तब मैं उसको क्या करूंगा? मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज कर दिए होंगे। फिर और क्या चीज माइनस करूंगा? नेक्स्ट ईयर के लिए एक चीज माइनस करूंगा, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस यानी इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर बट इट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। आपने कहा सर अभी मैं 12th में हूँ, मैं आपको सीए फाउंडेशन की फीस अभी पे कर रहा हूँ, अभी के अभी, मतलब ये मेरी अभी की इनकम नहीं है, मेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम है, पर आपने मुझे अभी दे दी है, तो मैं जो रिसीव्ड में से उतना चीज माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिंपली करंट ईयर का राइट टू रिसीव चाहिए बस। वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट इमटेरियल, अगर कोई चीज प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की हो तो मैं उसको निकाल दूंगा, सिंपल। ठीक है बेटा, हमने बेटा ये कंसेप्चुअली सब समझ लिया है बेटा। एक्चुअल में मैंने पूरा सब्सक्रिप्शन आपको कंसेप्चुअली पढ़ा दिया है। सिंपली आप अगर टेबल देखोगे तो टेबल में यही चीज है, देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीट में तो बेटा हम किसी को ना नहीं, आओ भाई पैसे आइए आइए आइए, पैसे आइए आइए आइए, उसको हम कभी ये नहीं बोले कि तू प्रीवियस प्रीवियस ईयर के हो नेक्स्ट ईयर के, आओ बस। फिर हम उधर से इनकम एक्सपेंडिचर तक जाना हो तो हमें सिंपली, क्योंकि इसमें तो करंट ईयर की भी आइटम होगी, नेक्स्ट ईयर की भी आइटम होगी और प्रीवियस ईयर के भी रुपीज होंगे, कुछ भी हो सकता है रिसीट में। तो उसमें से हमें किस में कन्वर्ट होना है? सिर्फ करंट ईयर में। और करंट ईयर में जाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज प्लस करनी है, सॉरी, दो चीज प्लस करनी है। एक तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, देख लिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसे मैं कहूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और फिर क्या प्लस करूंगा बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज, इसे मैं क्या कहूंगा बेटा? ओपनिंग एडवांस। ये दो चीज मैं प्लस करूंगा कि दोनों चीज, इनकम तो करंट ईयर की है पर शायद रिसीव नेक्स्ट ईयर में होगी, या फिर ये ऑलरेडी रिसीव्ड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में थी। दो चीज में माइनस करूंगा क्योंकि वो इस ईयर से बिलोंग नहीं कर रही है, वो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रही है, उससे मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो रिसीव्ड करंट ईयर में रिसीव्ड हो चुकी है इसलिए। चलो वो क्या है? एक तो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जिसे मैं कहूंगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो मैं माइनस करूंगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग एडवांस, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है बेटा इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की इनकम है इसलिए माइनस कर रहा हूँ, खाली रिसीव मुझे इस साल में हो गई है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। सिंपली अगर आपको ये टेबल आ जाता है तो आपको अकाउंट बनाना आपके लिए कोई दिक्कत का काम होगा नहीं। आपको करना क्या है, सिंपली सोच लीजिए कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जब सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो बेटा हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम यानी टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश और बैंक,
यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव जो हमें रिसीव किया है। मैं यहाँ पे एक ABCD लिख के दे रहा हूँ इसलिए आपको दिक्कत ना आए। ये अमाउंट है A, ये अमाउंट है B, ये अमाउंट है C, ये अमाउंट है D, और ये अमाउंट है E, और ये अमाउंट है F। तो चलो सर ये ए अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे, क्योंकि इसकी क्या एंट्री आती है बेटा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इसलिए सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट साइड मैंने पोस्ट किया बाय कैश और बैंक, जितना रिसीव हुआ उतना। अभी मित्रों सिंपली मुझे ये प्लस इफेक्ट देनी है, मुझे ये प्लस इफेक्ट देनी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मुझे इसकी प्लस इफेक्ट देनी है। तो मुझे क्या करूँगा, मैं क्रेडिट साइड लिखा है तो और मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा तो ही ऐड होगा। यस और नो फ्रेंड्स? यहाँ कोई चीज ऐड कहाँ होगी? जब मैं क्रेडिट में क्रेडिट साइड और लिखूंगा। तो चलो, ऑलरेडी ए तो क्रेडिट है ही, ए ऑलरेडी क्रेडिट है, उसमें मैं और दो चीज जो ऊपर हमने प्लस की है, दैट इज ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यानी कि ये कौन सी अमाउंट है? बी और सी। ये बी है, ये सी है। इसे हम कहेंगे ओपनिंग एडवांस, इसे हम कहेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अभी मैंने इसका सब इंटरप्रिटेशन आपको समझा दिया है, इसलिए मैं आपको ये इजी लगेगा बेटा। इसमें से अगर ओपनिंग एडवांस सिंपली याद ही रखना बेटा, देखो सिंपल समझना, ओपनिंग एडवांस है वो इनकम तो सिर्फ कौन से ईयर की है? करंट ईयर की। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी इनकम कौन से ईयर की है? करंट ईयर की। ये आपको रिसीव कौन से ईयर में हो चुकी थी? प्रीवियस ईयर में। ये आपको रिसीव कभी होगी? नेक्स्ट ईयर में। उसमें से जो प्रीवियस ईयर की आइटम है वो हम निकाल देंगे। तो प्रीवियस ईयर के आइटम डी और ई, ये डी है और ये ई है। देखते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एट द बिगिनिंग, तो इसे हम कहेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी प्रीवियस ईयर की इनकम जो इस साल में हमें मिली वो हमें लेस कर देंगे। और क्लोजिंग एडवांस जो अगले साल की हमें जो इस ईयर में मिल चुकी है वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो रिसीट में इंक्लूड हुआ होता है बेटा। ये डी और ई ए में इंक्लूड हुआ होता है, इसलिए हम उसको ऐसे करते हैं बेटा। और एट दी एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ लिखे। ये क्यों लिखते हैं सिंपली समझ लो बेटा, इसकी भी एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? सिंपली सब्सक्रिप्शन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। उसे क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, और वो कहाँ पे क्लोज होके कहाँ पे जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए सब्सक्रिप्शन में डेबिट साइड पोस्ट होता है टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जनरली हमें यही बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना होता है, बराबर है, पर जैसे क्वेश्चन की डिमांड। पर ये बात आप ध्यान से समझ ली, जो अमाउंट है वो एक्चुअल में कौन सी अमाउंट है? राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव। इस अमाउंट को भूलना नहीं, ये कौन सी अमाउंट है? राइट टू रिसीव। ठीक है बेटा, समझ लिया आप सब सब्सक्रिप्शन का एकदम कंसेप्ट। अभी मैं इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझा रहा हूँ। कई बार स्टूडेंट इजी, बहुत इजी चीज होती है उसे टफ कर देते हैं। मैंने आपको टाइमलाइन भी समझा दिया है। कई बार मैंने कहा सर राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, पर समझ में नहीं सर राइट टू रिसीव यानी क्या। सिंपली समझो बेटा, आप एक बैच हो, आप 20 लोग, आप मेरे एक बैच हो, बराबर, आप मेरे पास पढ़ रहे हो, बराबर, आप मेरे मेरे साथ आप 20 स्टूडेंट हो, और पूरा साल आपने मेरे पास पढ़ाई की बेटा, बराबर है। और मान लो कि एक स्टूडेंट की फीस 10,000 है, बराबर, आप मेरे यहाँ अकाउंट पढ़ रहे हो, और मैं आपकी पास से एक सब्जेक्ट की फीस 10,000 ले रहा हूँ, राइट। तो पूरा साल में आपको अगर अकाउंट पढ़ा रहा हूँ तो मेरी सालाना इनकम कितनी हुई बेटा? ओके, 2 lakhs। हाँ, अभी 2 lakhs में क्या हो सकता है फ्रेंड्स? आप शायद किसी ने पहले से दे दियो, कि कोई नेक्स्ट ईयर में देगा और कोई करंट ईयर में देगा, सिंपल है। रिसीट में कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी इनकम कितनी हुई? 2 लाख, क्योंकि मेरे पास राइट टू रिसीव कितना था? सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के पास से राइट टू रिसीव था।
तो कई ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, इनकम एक्सपेंडिचर में हमें राइट टू रिसीव ट्रांसफर करना है। मैं अपने पीएनएल में राइट टू रिसीव ही ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स उतने पर स्टूडेंट फीस। तो देखो मैं आपको एक नीचे से आप छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं ये क्वेश्चन आपको मटेरियल में नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बराबर है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है, पर इंफॉर्मेशन ज्यादा दे दिए तो स्टूडेंट कई बार दिक्कत में आ जाते हैं। देखो, अ क्लब हैज 400 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 300। On 31st March 19, advance subscription is 2000, outstanding subscription 7000, income expenditure will be credit। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर में हम कितना क्रेडिट करना है। मैंने पहले से ही कहा था इनकम एक्सपेंडिचर में हम कितना क्रेडिट करेंगे, जितना राइट टू रिसीव होगा। तो भाई राइट टू रिसीव कितना होगा, तो सर जितने मेंबर्स है इनटू एक मेंबर कितने कितने रुपीस की फीस दे रहा है, सब्सक्रिप्शन 300 की। तो 4 3 12, तो मेरे लिए इनकम होगी राइट टू रिसीव कितना होगा 120। कई बार इसमें लोग दिक्कत हो जाए, सर इसका प्लस माइनस करना होगा। नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा ही डायरेक्ट आपको राइट टू रिसीव दे दिया जाता है तो वही करो, बहुत ही सिंपल चीज होगी आपके लिए। अगर ये आपको फिगर मिल जा रहा है तो सिंपली आपको इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर मिल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, समझ में आया आपको बेटा? कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे, आपके पास मैंने आपको आईडी दिया है, आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो, और एक लास्ट एक चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन में, कई बार वो चीज भी आ जाती है। चलो, डिफरेंस बिटवीन एजोन एंड फोर। चलो मैं आपको इसके लिए ये एग्जांपल पहले समझा रहा हूँ, इसलिए आपको इजीली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2018 था, 2018 में वो रेंट का एग्जांपल मैं इधर यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, बराबर। 1000 पर मंथ रेंट था, तो 2000 में रेंट मुझे दिया 10 महीनों का, जो 10,000, पर मुझे मिलना चाहिए था 12,000। उस हिसाब से 2,000 क्या हुआ बेटा, आउटस्टैंडिंग। तो मैंने अपने टेनेंट से कहा कि भाई 2,000 आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर में दे देना। उसने कहा ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर में बेटा क्या हो रहा है, देखो 2019 में, अभी 2019 में सबसे पहले मुझे उसके पास से लेना के 2019 में मुझे उसके पास से कितना रुपीस लेने चाहिए थे बेटा। तो क्या सर, एक तो 2019 का 12,000 लेना चाहिए आपको, ओके, और 2018 का आउटस्टैंडिंग है वो आपको लेना चाहिए। तो एक्चुअल में 2019 में आपको 14,000 रिसीव होने चाहिए थे, यस और नो फ्रेंड्स? यस, 2019 को आपको रिसीव कितने होने चाहिए थे, 14,000। पर मैं जैसे उसके पास गया तो उसने मुझे कुछ कम पैसे दिए। अच्छा, कम पैसे दिए, मैं तो हाँ, मैंने बोला चल भाई। उसने कहा सर, एक 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 रिक्वेस्ट है। मैंने बोला बेटा, इस कोरोना की वजह से सर इनकम हो नहीं रही है, तो जो प्रीवियस ईयर के 2018 के 2,000 आउटस्टैंडिंग थे उसमें से मैं आपको भी 1,000 दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 1,000 रिसीव्ड इन 2019। इसका मतलब हुआ कि जो 2018 के 2,000 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से ऑब्वियसली 2018 के आउटस्टैंडिंग 2019 में मिल जाने चाहिए था, और उसमें से उसने मुझे दिए खाली कितना, 1,000। तो अभी भी 2019 में और एक चीज आउटस्टैंडिंग होगी 2018 की 1,000, यस और नो? तो कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं कि अभी मैं 2019 में खड़ा हूं एट द एंड, और अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि एज ऑन 2019, एज ऑन 31st December 2019 आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 5,000 एज ऑन। तो अगर ऐसे कहा जाता है कि एज ऑन इस तारीख को 5,000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये होता है कि इस 5,000 में सबसे पहले जो 2018 के ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी इंक्लूडेड है 1,000। तो मैं एक बात पूछूं किसी को, जो टोटल 5,000 आउटस्टैंडिंग थे एट द एंड, उसमें से
1000 तो 2018 का था, तो बाकी के 4000 कौन से ईयर के हो गए? वेरी गुड, करंट ईयर के 2019 के आउटस्टैंडिंग हो गए हमारे। तो इसका मतलब उसने मुझे कितने रुपीस दिए हो गए, आप मुझे बता सकेंगे इस सिचुएशन में? हो गए 9000, जिसमें से 1000 तो कौन से ईयर के हो गए? 1000 जो 2018 के मिले, तो बाकी के जो 8000 हो इट बिलोंग्स टू 2019 और ये 1000 बिलोंग्स टू 2018। देखो अभी आप को रिलेट कर पाएंगे कि सर 2019 के 8000 मिल चुके हैं, 4000 मिले नहीं है। 2018 के 1000 मिल चुके हैं, 1000 मिले नहीं है। मतलब कि जब भी आपको क्वेश्चन में ए जोन आउटस्टैंडिंग दिया हो, ए जोन, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब कि अगर कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट भी होगा वो उस अमाउंट में इंक्लूडेड है ए जोन में, बराबर है। अब तक ए जोन यानी अब तक, आज के दिन, आज के दिन मुझे कोई पूछेगा कितना आउटस्टैंडिंग है तो 5000, राइट। आज मैं पूछू आपकी उम्र क्या है तो आप बोलेंगे ये सर हमारी उम्र 20। आज के दिन आपकी उम्र क्या है तो कहे सर आज के दिन मेरी उम्र है 20 साल 2 महीना 25 दिन। तो ये ए जोन है। पर कई बार क्वेश्चन में 4 2000 ऐसा लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 इज 7000। मतलब जैसे 4 लिखा होता है ना, उसका मतलब वो स्पेसिफिकली उस चीज को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब कि अगर यहाँ लिखा है कि आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 इज 7000, मतलब कि 2019 में मुझे मिलने चाहिए थे राइट टू रिसीव 12000, उसमें से आउटस्टैंडिंग है 7000, तो मुझे रिसीव कितने हुए होंगे बेटा? 5000। और 2018 में क्या कहा बेटा कि टोटल 2000 आउटस्टैंडिंग थे, ऊपर देखो मैंने लिखा, उसमें से रिसीव कितने हुए हैं 2019 में? 1000। तो आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 1000। तो इसमें 7000 इंक्लूडेड 1000 नहीं है, उसमें आपको क्या करना होगा, 7000 तो सिर्फ 2019 का है, प्लस मैं इधर 2018 का 1000 प्लस करूंगा। अगर मैं 7000 में 1000 प्लस कर देता हूं तो जो 8000 फिगर होगा, जो 8000 फिगर होगा बेटा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? 8000 इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019। समझ में आया बेटा आपको? क्लियर है? यस और नो? तो इसके लिए आपको बाजू में मैं और एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन समझा दे रहा हूँ आपको। कई बार क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा इस चीज को, ठीक है? देख लो, क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। चलो अब हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 16 को, यानी हमारा ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 15-16। कितना रिसीव हुआ है? 1,80,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 15, ये 31 मार्च 15 कौन से ईयर में आएगा बेटा? तो क्या 14-15। तो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग हुआ? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। चलो तो मैं सिर्फ डेटा आपको दिखा रहा हूँ। रिसीव्ड हुआ है सर 1,80,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 15,000। उसमें से क्या लिखा है बेटा? आउट ऑफ विच 10,000 रिसीव्ड इन 2016। मतलब जो 15,000 आउटस्टैंडिंग थे उसमें से, ये ऑब्वियस जो 14-15 के आउटस्टैंडिंग थे वो मुझे 15-16 में मिलने चाहिए थे, पर मुझे 15-16 में रिसीव कितने हुए सर? खाली 10,000। मतलब 15-16 में अभी भी आउटस्टैंडिंग होगा 5,000 विच बिलोंग्स टू 14-15। यस और नो? एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16। चलो ऑन, एज ऑन, फोर नहीं लिखा है, एज ऑन, आउटस्टैंडिंग एज ऑन, तो वो 18,000।
तो सिंपली सोचो, क्या ये 5000 ये इसमें इंक्लूडेड होगा? जब भी मैंने कहा था एजोन वाला फिगर होगा, मतलब वो तो क्या हुआ, इंक्लूडेड हुआ ही होगा। तो हमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, फोर हमें 4 वाला क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप जो 15-16 है, 15-16 का आउटस्टैंडिंग कितना है? तो आप अगर 18,000 बोल रहे हो तो गलत है, क्योंकि 15-16 का आउटस्टैंडिंग तो बेटा क्या होगा, 15-16 का आउटस्टैंडिंग, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 18,000 है, उसमें से 5,000 बिलोंग्स टू 14-15 और बाकी के जो 13,000 है इट बिलोंग्स टू 15-16। समझ में आया फ्रेंड्स? एवरीवन क्लियर? तो बेटा ये है आपका सब्सक्रिप्शन, एकदम कंप्लीट है बेटा, एकदम डिटेल में मैंने एक एक चीज़ ली है, बराबर। एक बार तो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, खास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी ये कंसेप्ट समझने के बाद आप पार्ट 2 के वीडियो 3 ना देखें, आप सीधा जाए पार्ट 3 का फर्स्ट वीडियो जो मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिया है, बराबर है। और ऐसे 2 इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको अभी समझाए वो आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, बराबर है। फिर आप एनपीओ के कुछ भी सब्सक्रिप्शन के कोई भी क्वेश्चन डील करिए बेटा, आपको आराम से आएंगे। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, दिल्ली तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतने ही कंसेप्चुअल डिटेल में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर। फिर आप देखना 15 क्या 10 मिनट में भी आप आराम से रिवाइज कर पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।